हेलो, सीताराम सभी लोगों को, राधे श्याम, सत श्री अकाल, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छी होंगे आप सभी लोग। और वीडियो देखी होगी आपने पिछली वाली, तो भरोसा है मुझे कि समझ भी आया होगा आप लोगों को। बाकी आगे की क्लास जो बची हुई थी, क्या क्या चीज़ें उसमें बची हुई थी, वो आज स्टार्ट करेंगे। और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक बार वीडियो देखते चलें, और उसके जिस वे में मैंने नोट्स बनाए हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे, उसी वे में आप नोट्स भी बनाते चलें और समय समय पर उनका रिवीजन करता चलें। ठीक है, तो कल मैंने बता दिया था आपको, संविधान सभा के बारे में बता रहे थे कि संविधान बनना था, और संविधान बनने से पहले अब संविधान बनाएगा कौन, तो उसके लिए संविधान सभा जरूरी थी। तो उससे संबंधित जो भी चीजें थी कि संविधान किसने बनाया, कैसे बनाया गया, क्या क्या प्रोसेस हुई, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो धीरे धीरे मैंने आपको कर बताने की कोशिश करी थी, और आगे की वीडियो में हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो कल मैंने तुम्हें बता दिया था कि संवैधानिक सभा बनाने की मांग सबसे पहले संवैधानिक सभा बनाने की मांग सबसे पहले 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। पूछ सकता है कि सबसे पहले संवैधानिक सभा बनाने की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद जो और भी मैंने तुम्हें बताया था कि 1922 में महात्मा गांधी यंग इंडिया एक्ट लेके आए। उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों ने मदद मांगी, लेकिन संविधान सभा न बनाने के कारण हम लोगों ने उनकी मदद नहीं की। तो उससे जो अगली डेट महत्वपूर्ण है वो 1934। तो 1934 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. रॉय। तो M.N. रॉय ने भी संविधान सभा बनाने का विचार दिया था, ब्रिटिश के सामने विचार रखा था कि संविधान सभा बना दीजिए। तो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था कि इनकी बात को भी अंग्रेजों ने नहीं माना था। उसके बाद मैंने तुम्हें तीसरी एक डेट और महत्वपूर्ण बताई थी, 1935। तो 1933 में मैंने तुम्हें बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संवैधानिक सभा बनाने की औपचारिक मांग करी थी। ठीक है, ये सारी की सारी डेटें हो गई थी, और ये जो महत्वपूर्ण डेटें हैं, बाकी का डेटा अगर याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मांग की थी औपचारिक रूप से, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी ठुकरा दिया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, और संविधान सभा बनाने के लिए क्लीमेंट एटली ने कौन सा भेजा था? बताया था मैं तुम्हें, मैंने कैबिनेट मिशन भेजा था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। इससे संबंधित मैंने बता दिया था कि 24 मार्च 1946 को ये भारत आया था। इसमें 3 लोग आए थे। कौन कौन से लोग आए थे? पास करके मैंने तुम्हें याद कराया था, पास करके बताया था कि P4 पैथिक लॉरेंस, A4 AB अलेक्जेंडर, S4 सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, और पैथिक लॉरेंस इसकी अध्यक्ष थी। तो उसके बाद इन्होंने, इन 3 सदस्यों ने जो ब्रिटिश से आए थे, कैबिनेट मिशन इन्हें नाम दिया गया था। कैबिनेट मिशन नाम क्यों दिया गया था वो मैंने आपको बता दिया था कि ये तीनों सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए नाम क्या दे दिया गया? कैबिनेट मिशन, इसको नाम दे दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने संविधान सभा बनाने स्टार्ट करी थी। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि 389 लोगों को इन्होंने कहा था कि 389 लोग संविधान सभा बनाएंगे। अब 389 ही क्यों कहा था इन्होंने? क्योंकि इन सीटों को इन्होंने जनसंख्या के बेसिस पर रखा था, और जनसंख्या के बेसिस पर, कितनी जनसंख्या के बेसिस में? 10 लाख की जनसंख्या के बेसिस पर रखा था। उसके बाद इन्हें बांट दिया था। बांटने के बाद कुछ सीटों पर इन्होंने इलेक्शन कराए थे, और कुछ सीटों पर इन्होंने नामांकन कराने की बात कही थी। प्रांतीय विधानसभा सदस्यों ने इसमें वोट डाले थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब संवैधानिक सभा बन गई, फिर पहली बैठक हुई थी, और पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, उससे संबंधित मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई, तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया था?
क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे। ये जो प्रथा थी हमने फ्रेंच से ली थी, तो फ्रेंच प्रथा के अनुसार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली संवैधानिक सभा में अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 को हुई थी, एक दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। और इस दूसरी बैठक में क्या किया गया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में अस्थायी बनाया गया था। अस्थायी का मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब आज है, कुछ समय बाद हट जाएंगे, यही तो होता है इसका मतलब। तो हुआ ये कि 11 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष के पद से हट गए क्योंकि वो अस्थायी थे। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष भी बनाया गया। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? उपाध्यक्ष बना दिया गया था एस.सी. मुखर्जी को। मैंने बता दिया था आपको कि संवैधानिक सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। और मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी 11 दिसंबर 1946 को कि इसके एक सलाहकार बताए थे, बी.एन. राव। तो बी.एन. राव संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो संवैधानिक सलाहकार थे और यह भी बताया था मैंने तो कि बी.एन. राव संवैधानिक सभा के हिस्सा नहीं थे। क्यों नहीं हिस्सा थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे वो, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में है, उसके जज थे भारत के पहले, तो सदस्य कैसे हो सकते? ये मैंने तुम्हें बता दिया था। अगर आपसे ये पूछता है कि भारतीय संवैधानिक सभा बनी तो उसमें कुल कितने अध्यक्ष थे, तो देखो अध्यक्ष 2 पर टिक करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष होता है चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। दूसरी बात, उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। उसके बाद मैंने तुम्हें तीसरी बात बताई थी कि संवैधानिक सभा थी। संवैधानिक सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया था कि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संवैधानिक सभा के समक्ष रखा था। और जहां तक मुझे याद है यहां तक आपका हो गया था। तो आगे की क्लास करते हैं। मेंटली अलर्ट रहना आप लोग। तो 13 दिसंबर, स्टोरी यहां से शुरू होती है कि 13 दिसंबर 1946। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया था कि 13 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा की तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक। तो इस तीसरी बैठक में क्या हुआ था? तो इस तीसरी बैठक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो तीसरी बैठक के दौरान इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को संवैधानिक सभा के समक्ष रखा। उद्देश्य प्रस्ताव कहां रखा? संविधान सभा के समक्ष रखा। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज थी? ये उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनना स्टार्ट नहीं हो पाया और पहले ये रख दिया जाके। तो स्पष्ट रूप से सीधी जानकारी के लिए सीधे से शब्दों में बता दें कि ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है, तो वर्तमान समय में जो प्रस्तावना है, यानी आगे जाकर जो प्रस्तावना बनी, और वर्तमान में भी ये प्रस्ताव नहीं है, तो वही था ये उद्देश्य प्रस्ताव। इसे संविधान सभा के समक्ष रखा था। अब तुम पूछो प्रस्तावना क्या है, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है प्रस्तावना होती क्या है। तो ये आगे की बात है, लेकिन तुम्हें बता देते हैं। यानी प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी है कि हमारे देश का जो ढांचा है वो कैसा होना चाहिए। अगर हमें भारतीय संविधान को जानना है, भारतीय संविधान के बारे में थोड़े समय में थोड़े शब्दों में जानकारी लेनी है, तो उसके लिए आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपको पूरा संविधान समझ आ जाएगा। जैसे फिजिक्स की किताब होती है, केमिस्ट्री की किताब होती है, तो उस किताब में है क्या क्या विमाएं, और भी कई सारे चैप्टर होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन सी न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। तो वो सारी चीजें जानने के लिए किस तरीके की फिजिक्स है, हम जो उसकी विषय सूची होती है, विषय सूची को देख लेते हैं, पता चल जाता है इतने चैप्टर हैं, इस चैप्टर में ये अध्याय है, ये अध्याय में ये टॉपिक है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है।
तो ऐसे ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना है, यानी पूरा भारतीय संविधान किस तरीके का है, कैसा सजाया गया है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, अखंड भारत है, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें लिख दी गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो हम आपके समक्ष रखते हैं, ऐसा हमारा संविधान होना चाहिए, इस तरीके का हमारा संविधान बनना चाहिए। अब कोई भी चीज, देश का संविधान था, कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, या कोई किताब नहीं थी सादा जो सीधी सीधी लिख दो, आज कुछ दिन बाद हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, फाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये संविधान बनाया जा रहा था, ये तो पता नहीं कब तक चले। तो संविधान निर्माताओं ने कहा ठीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपकी हम बात से सहमत हैं, लेकिन मुझे समय दीजिए थोड़ा, हम आप हाँ नहीं बोल सकते, मुझे समय दीजिए, आपने ये जो प्रस्ताव रखा है हम इसे मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे और लोगों से सहमति ले लेने दीजिए और देख लेने दीजिए इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो उस समय इन्होंने हाँ नहीं बोला, लेकिन 1 महीना बाद, कुछ दिन बाद, लगभग 1 महीना से कुछ ज्यादा, 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ कि जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा के समक्ष रखा था, और संविधान सभा ने उसे बोल दिया था कि मुझे समय दीजिए, तो उसे हाँ यानी स्वीकारा, एडॉप्ट किया कब, 22 जनवरी 1947 को। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कब, 22 जनवरी 1947 को। माफ करना, नहीं समझे बात को। मतलब यह है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक के दौरान 13 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा के समक्ष रखा था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संवैधानिक सभा ने एडॉप्ट कब किया, 22 जनवरी 1947 को, और कहा हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू आपकी बात से हम सहमत हैं, बिल्कुल सहमत है, आपने जो लिखा है प्रस्तावना में, उद्देश्य प्रस्ताव बिल्कुल सही लिखा है, ऐसा संविधान होना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं बहुत खुश हूं आपसे। और उस प्रस्ताव को क्या किया, अपना लिया। बहुत खुश हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा ठीक है, कुछ चीज तो है जो मेरी सोच, मेरा दिमाग और जैसा हम चाह रहे थे, सभी लोग मेरे विचारों से सहमत हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कर क्या रहे थे, संविधान बना रहे थे, संविधान बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे प्रक्रियाएं थी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो फॉर्मेलिटीज होती हैं पूरी कर ली गई। अरे अगर आप ये सोचो अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी वहां पे, तो भाई सभा को मेंटेन करने के लिए अध्यक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। लोकसभा देखी होगी आपने, विधानसभा तो जो सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठता है, होता तो वो एक भी साधारण सदस्य है सदन का, लेकिन उसे अध्यक्ष क्यों बना दिया जाता है, मेंटेन करने के लिए। वो सदस्य बैठे हुए आपस में लड़ने लगेंगे, कुर्सियां फोड़ने लगे, फिर भी तो आपने देखा होगा कि जो अध्यक्ष होता है फिर भी एक दूसरे से लोग कितनी बड़ी तकरार कर लेते हैं, झगड़ने लगते हैं आपस में। तो सदन होता है, सदन को मेंटेन करने के लिए सब किया जाता है। ठीक, अब हुआ ये आगे की बात, 22 जनवरी 1947 ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो अगली डेट है, अगली डेट आपको याद रखनी है, कौन सी, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, ये डेट याद रखनी है। इस दिन क्या हुआ था, हुआ ये संविधान बनाया जा रहा था, और कोई भी काम आप करो तो वो जो काम होता है वो टीम काम करती है, वो कमेटी काम करती है, तो उसके लिए एक पहचान जरूरी होती है। अब पहचान किसी व्यक्ति विशेष में नहीं हो सकती है, किसी व्यक्ति का नाम लेके तो नहीं कह सकते कि ये हमारी पहचान है, उसके लिए आपको एक चिन्ह, सिंबल चुनना पड़ेगा। तो इस समय हमारे देश की झंडा थी, अनेक प्रकार की झंडा थी, तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई देश की आन बान शान होती है, उसका ध्वज, तो हमारे देश का कोई एक ध्वज तो होना चाहिए, एक झंडा तो होना चाहिए जिसे हम लगा सके, जिसे हम कह सके कि हमारे देश का ध्वज है, सब देशों का ध्वज है, हमारे देश का ध्वज भी है। तो लोगों से कहा भी गया कि डिजाइन करिए ध्वज को, सजाइए, बनाइए उसे। तो काफी लोगों ने बनाने की कोशिश की, बनाया भी, लेकिन 22 जुलाई 1947 को तो एक जो राष्ट्रीय ध्वज था, तो राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक सभा ने अपना लिया था। अब सोचो अब तक क्या था, तो आपने देखा होगा अतीत में कि रानी लक्ष्मीबाई, उनका झंडा अलग था, और भी अनेक आंदोलनकारी विद्रोही हुए, उनका झंडा अलग था, तो सबके झंडे अलग अलग थे, अलग अलग क्षेत्र था, अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी चलाते थे, अपना अपना झंडा था। तो ओवरऑल पूरे देश का झंडा जो अपना लिया गया कि आज से हमारे देश की आन बान शान हमारा झंडा रहेगा, वो तिरंगा झंडा रहेगा।
तो अगर आपसे पूछता कि राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक सभा ने कब बनाया था, 22 जुलाई 1947 को। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने अपनाया ये झंडा था कि हाँ कहाँ अब तक क्या कर रहा था। तो ये झंडा बना नहीं था, तो इसे डिजाइन किया था, इसे जो बनाने का काम किया था, तो वो बनाने का काम किया था पिंगली वेंकैया ने। ध्यान रखना दोस्तों, पिंगली वेंकैया ने। लेडीज नहीं थी ये, नाम उनके जैसा है लेकिन लेडीज नहीं थी, ये जेंट्स थी, पिंगली वेंकैया। और ये रहने वाले थे आंध्र प्रदेश के। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने इस झंडे को अपने हाथ से डिजाइन किया था। तो आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक सभा ने कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को। इस झंडे को डिजाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, बात समझ आ रही होगी आपको। अब देखो ना आए ना तो कमेंट सेक्शन है नीचे, उसमें लिख देना, दोबारा बता देंगे। अगले जब वीडियो में आएंगे आपके साथ तो वो दोबारा बता देंगे। पहले तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप 100% मेंटली अलर्ट रहेंगे समझ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे, आएगा भी। अब 22 जुलाई 1947, इसके बाद कौन सी डेट आती है? देखो संवैधानिक सभा जो थी बैठे तो अनेक बार हुई, लेकिन हम आपको वही डेट बताएंगे जो जम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। तो अगली जो डेट है वो है 14 अगस्त। ध्यान रखना, 14 अगस्त 1947। अब 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था होना चाहिए आप लोगों को, देश का विभाजन। देश का विभाजन यानी इस समय इस दिन हुआ था देश का विभाजन। अब तुम ये कहो कि देश का विभाजन हुआ था, इसका संविधान से क्या लिंक है? इस बात को यहाँ क्यों बताया? देश का विभाजन पाकिस्तान अलग हो गया था, लिंक है दोस्तों। लिंक क्या है तुम्हें बताएं कि जब संविधान सभा बनाई गई थी उस समय हमारा भारत अलग नहीं था, विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान हमारे देश में था। और पाकिस्तान जो हमारे देश में था तो जनसंख्या के आधार पर उन्होंने सीटों को रखा था, और जिस सीटों को रखा था वो कितनी सीटों को रखा था? 389 सीटों को रखा था। तो आप खुद बताओ, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो सीटें भी कुछ चली जाएंगी, तो सीटें चली गई थी। तो जब देश का विभाजन हुआ तो हमारे पास फिर 299 सीटें रह गई थी, 299 सीटें रह गई थी, वो पाकिस्तान चली गई थी जब देश का विभाजन हुआ तब। ठीक, और देश का विभाजन यूं आसान तरीके से नहीं हो गया था, ऐसा नहीं है कि हमने नॉर्मली आसान कर दिया हो, इसके लिए भी हमें बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत अत्याचार हुआ था, बहुत। यानी यहाँ तक कि जब 14 अगस्त की रात को सुबह 9 बजे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को यानी देश की स्वतंत्रता के बारे में लोगों को बताना था, एक खुशी की उमंग थी, सबके चेहरे खिले हुए थे। और उस समय पता है क्या हो रहा था? मतलब हम खुशी भी सही तरीके से नहीं मना पा रहे थे। यानी ऐसा समय आ गया था कि हमारा देश 200 वर्ष से अंग्रेजों के अधीन था, और एक पल था, हम सोच रहे थे, क्योंकि उस समय वो दिन था, वो दिन भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए नया था। अब नया क्यों था? नया ये था कि आप खुद सोचो, अंग्रेज कब से शासन कर रहे थे? 200 साल से, और 200 साल तक ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो 200 साल से जिंदा हो? कोई नहीं था ना। तो सबके लिए नया था वो दिन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी का सपना भी था, वो कह भी रहे थे कि पंडित जी हम ये चाहते हैं कि इस देश की स्वतंत्रता के बारे में हम इस देश के प्रधानमंत्री से मुंह से सुने। लेकिन संयोग की बात यह है कि जब 9 बजे, शायद 9 बजे का टाइम था, 9, हाँ, तो पहला स्पीच ने देना था देश की स्वतंत्रता के बारे में। अब स्पीच क्या? वही, आज हम बहुत खुश हैं, आज अपना हम स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सदियों से हमारा जो सपना था देश की आजादी, वो हमारा पूरा हो चुका था। महात्मा गांधी वहां पर नहीं थे। महात्मा गांधी जी जो विद्रोह हो रहे थे जगह जगह पर, उन्हें शांत कर रहे थे। अब दुख की बात क्या थी? दुख की बात यह थी कि 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अलग हो गया था रात में, इधर से जो ट्रेनें जा रही थी लाहौर पंजाब, तो लाश से भरी हुई थी, और उधर से जो आ रही थी वो भी लाश से भरी हुई थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि देश को आजादी मिली है। यानी अंतिम समय में भी भगवान परीक्षा ले रहा था। वो नहीं गाना सुना होगा आपने, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, खुशी मनाए या दुख जाहिर करें, आजादी का जश्न मनाए या ये ट्रेनें भरी हुई आ रही थी उसका शोक मनाए।
यानी जो खुशी हमें मनानी थी वो हम खुशी भी नहीं मना पाए थे। एक ट्रेन तो ऐसी आई थी पंजाब स्टेशन पे कि सारी पहले डब्बा से लेके अंतिम डब्बा तक सारी की सारी इसमें लाशें थी। लाशें कोई ऐसी नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष 1.5 वर्ष जिनके मुंह के दूध के दांत नहीं उखड़े थे, गर्भवती महिला 6 महीने के बच्चे, और इस तरीके से नरसंहार कर दिया गया था, गर्दन काट दी गई थी। ये किसने किया था? हिंदू मुस्लिम, ये गलत मानसिकता ने किया था। हिंदू भाई मुस्लिम भाई को, मुस्लिम भाई हिंदू भाई को मार रहे थे। अंतिम डब्बा पर यह भी लिखा हुआ था नेहरू और गांधी को आजादी का तोहफा। उस ट्रेन में यह हालत थी। ये 14 अगस्त 1947 की बात है। मजबूरी में हमें देश को अलग करना पड़ा था। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि देश आजाद, देश का विभाजन हो। रविन्द्रनाथ टैगोर अंतिम शैया पर लेटे हुए थे, अंतिम सांसें गिर रही थी, तो उन्होंने कहा भी था कि मुझे ये तो पता था कि आज़ादी मिलेगी, लेकिन ये दुष्ट, ये अंग्रेज इस तरीके से हमें आज़ादी देंगे, ये मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, नहीं सोच रहे थे हम। तो 14 अगस्त को देश का विभाजन हो गया। उसके बाद अगली डेट तो तुम्हें पता ही है, 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को देश का विभाजन हुआ, और 15 अगस्त को सबको पता रहता है, छोटे बच्चा 5 साल का, उसे भी पता रहता होगा, बूंदी बटी थी स्कूल में, ऐसा ही हुआ था? नहीं, देश आजाद हुआ था। यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश था, देश आजाद हुआ। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? 14 को देश का विभाजन, 15 को देश आजाद। उसके बाद जो अगली डेट तुम्हें याद रखनी है वो है 29 अगस्त। 29 अगस्त 1947। और 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन। सात सदस्य थे समय कुल मिला के। समितियां तो बहुत सारी थी, लेकिन इस प्रारूप समिति के बारे में ही मैंने तुम्हें क्यों बताया, उसके पीछे की वजह है। ये 7 सदस्य थे इसमें, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इसका काम क्या था? ये जो प्रारूप समिति थी जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, उसका काम ये था कि हम सबको पता है कि हमारा देश का जो संविधान है वो अनेक देशों से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि वहां से चीजें पेज फाड़ के अपने संविधान में चिपका लिया गया, ऐसा नहीं है। यानी उन देशों के संविधान को पढ़ा गया। हमारे संविधान निर्माता ने उन देश के संविधान को पढ़ा, देखा कि इसमें कौन कौन सी चीज अच्छी है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या होता है, देश कैसे डेवलप कर सकता है, तो उन्हें ये चीज अच्छी लगी, उसे अपने संविधान में लिख दिया। ब्रिटेन के संविधान को पढ़ा, रूस के संविधान को पढ़ा, कनाडा के संविधान को पढ़ा, जर्मनी के संविधान को पढ़ा, तो वहां से जो जो चीजें, ऐसा नहीं है पूरा का पूरा संविधान निकाल के अपने देश में रख दिया गया हो, जो चीजें हमें अच्छी लगी उनको रख दिया गया। तो यहाँ अब इसका मतलब ये प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसका गठन इसलिए किया गया था कि जो भी संविधान निर्माता है अपना परामर्श देते थे। अब इतने लोग थे, 299 रह गए थे बाद में, तो सबकी चीजें अलग अलग थी। ये कहते कि कोई कहता है इस चीज को रख दो, कोई कहता है इस चीज को रख दो। अब ऐसे सारी चीजों को अगर रख दे तो संविधान बहुत बड़ा हो जाता। अगर बहुत बड़ा हो जाता तो दिक्कत होती, सारी चीज लागू नहीं हो पाती। ये भी तो है कि संविधान बना रहे उसे लागू होना भी तो जरूरी है। तो इस प्रारूप समिति का काम था कि जो लोग चीजों को लेके आ रहे थे, जो चीज अपना परामर्श देती थी कि मौलिक अधिकार रख दो, या मूल कर्तव्य रख दो, या नीति निर्देशक तत्व रख दो, राष्ट्रपति का पद रखो या प्रधानमंत्री का पद रखो। आपने देखा होगा किसी देश में राष्ट्रपति होता है, किसी देश में प्रधानमंत्री होता है, किसी में दोनों होते हैं, किसी में एक होता है। तो इस समिति का काम था उसकी जांच करना, उसको देखना, सही तरीके से पढ़ना कि ये जो चीज बता रहे हैं ये सही है या गलत है, विचार विमर्श करना। अगर इन्हें लगता था कि ये चीज जो बता रहे हैं ये इस देश से लाई गई है, ये सही है, हमारे देश के लायक है, हमारा देश इसे फॉलो कर पाएगा, हमारे देश की जनता इसे फॉलो कर पाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये प्रारूप समिति जो थी, ये प्रारूप समिति उसको संविधान में लिख देती थी, दर्जा दे देती थी, संविधान का दर्जा दे देती थी। अब आप सोचो
जो प्रारूप समिति का मैंने नाम लिया, इतने सदस्य थे और इतने सदस्य सब काम कर रहे हैं संविधान बनाने के लिए, सब चीजें अपने अपने लेके आ रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट संविधान में नहीं लिख सकते, डायरेक्ट संवैधानिक रूप से नहीं दे सकते। तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें किसके पास जाना होता, किसे देते जाते, जाके अपनी चीजें वो देते प्रारूप समिति को, और प्रारूप समिति उसे देखती, फिर चेक करती कुछ गलत तो नहीं लिखा है। तो यानी वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इन सबका जो मैन हुआ वो कौन हुआ, प्रारूप समिति। अगर गलत होती कोई चीज सही नहीं लगती तो उसे हटा देते थे। दूसरी चीज, इसमें 7 सदस्य थे और 7 में जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर ये अध्यक्ष थे। अब सोचने वाली बात है कि प्रारूप यानी सभी समितियों में ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, और जितने भी संविधान निर्माता थे, संविधान बना रही थी, उन सब में पूरी की पूरी प्रारूप समिति प्रमुख थी, यानी इनके बिना कुछ संभव नहीं था। अगर ये ना कर देते तो वो चीज नहीं लिखी जाती। और इस प्रारूप समिति का भी हेड कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक बताया जाता है। क्यों जनक बताया जाता है, कि काम सब कर रहे हैं लेकिन लास्ट में डिसीजन कौन लेते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों डिसीजन लास्ट में कौन लेता था, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मैंने कौन हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माण में, संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई तो किसने निभाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्यों निभाई, समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे प्रमुख समिति थी इसमें प्रारूप समिति, और सबक उनका हेड कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखते अब ये जो है ये नोट कर लेना, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो, अगर ना ले पाया हो तो वीडियो रोक के पुश करके तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम ऐड किए देते इसे आगे, ठीक है, बाद में लेना। तो जो प्रारूप समिति थी, माफ करना दोस्तों, जो मेरा राइटिंग है ना वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, कोशिश करते हैं अच्छा लिखने की। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। तो ये जो प्रारूप समिति थी, तो प्रारूप समिति का मैंने तुम्हें बताया गठन, गठन कब हुआ था, ये कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसमें जो सदस्य थी, सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। अब 7 सदस्य कौन कौन थे, तो 7 सदस्य थे। नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो दूसरे सदस्य थे, नोट करना चाहो तो साथ में नोट भी कर सकते हो, बाद में स्क्रीनशॉट के लिए मत बैठे रहना कि बाद में लिख लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 2 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और तीसरे थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक, और एक थे डॉक्टर के एम मुंशी, के एम मुंशी। और एक थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और एक थे एन माधव राव, एन माधव राव। और 7वें जो सदस्य थे उनका नाम था टी कृष्णा मचारी। इन्हें बाद में बता देंगे, ठीक है, इनको इनकी जगह पे हम 2 और लिख देते हैं, इनकी स्टोरी में तो बता देंगे। यानी यहाँ पे आप लिख लो, यानी BL मित्तर, एक का नाम लिख लो BL मित्तर। ठीक,
ये थे जब गठन हुआ था, और एक थे डीपी खेतान, डीपी खेतान, ठीक। ये 7 सदस्य संविधान सभा में, जब संविधान सभा का गठन हुआ था। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को, ये सिचुएशन थी। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक। और डॉक्टर के एम मुंशी, इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मणिकलाल मुंशी, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने तुम्हें बता तो दिया ही है, किसका काम क्या था। 7 सदस्य थे समय, लेकिन एक समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि एक तो ये मेन समिति थी, मुख्य समिति थी, प्रारूप समिति, अध्यक्ष इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थी। लेकिन उसी समय हुआ ये कि जो हमारे बीएल मित्र थे, बीएल मित्र बेचारे बीमार पड़ गए। बीमारी का तो कोई भरोसा नहीं है, और मौत का कब कितने टाइम आ जाए। लेकिन संविधान सभा बनाई जा रही थी, रुक भी सकते नहीं है, तो बीएल मित्र बीमार पड़ गए। और क्या हुआ, और भी घटनाएं घटी। वो कितनी कान्हा के ब्याह में 100 सुगुन, ऐसा नहीं है भारत कान्हा था, लेकिन सदियों यानी जो कभी संविधान बनाई नहीं देश का, उसका संविधान बनाया जा रहा है। और उसमें कितनी समस्याएं आ रही हैं। इधर पीछे भी आपने देखा होगा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया। बताया मैंने, मजबूरी में अलग किया, चाहते नहीं थे कि उसे अलग कर दें। दंगा कर रहे थे लोग, आपस में लड़ रहे थे, और जब उसे अलग किया तो कुछ पैसा भी देना पड़ा था उसे। अब देश की स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं थी कि पैसा उसे दे दिया जाए, लेकिन देना तो पड़ेगा भाई, अलग कर रहे हैं तो कुछ तो जो समझौता हुआ होगा उसके तहत पैसा उसे देना पड़ा होगा। और पैसा आता कहां से? हम सबको पता है कि ब्रिटिश शासन कर रहे थे, ब्रिटिश ने लूट लिया था हम लोगों से। तो समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कहते नहीं है कंगाली में आटा गीला। इधर बीएल मित्र बीमार पड़ गए। बीएल मित्र बीमार जब पड़ गए तो चिंता सताने लगी लोगों को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि इनकी सदस्य सब जरूरी है। उन्होंने कहा ये आ नहीं रहे, दिक्कत हो जाएगी। और जब दिक्कत हो जाएगी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इनका इलाज कराते हैं। इनका इलाज हो ही रहा था, तब तक डीपी खेतान थे, उनकी मृत्यु हो गई। इस समय में भगवान भी साथ नहीं देता। जब बुरा समय आता है ना, तो कोई किसी का साथ नहीं देता। सारे रिश्तेदार साथ छुड़ जाते हैं, सारे दोस्त साथ छुड़ जाते हैं, यहां तक कि सगा भाई भी साथ नहीं देता। कहते हैं कि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। नहीं, हजारों दोस्त बनते हैं जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। कोई किसी का नहीं होता। भारत आजाद तो हो गया था, संविधान बना रहे थे, काम भी कर रहे थे, पैसा नहीं था। पाकिस्तान ने बीच में, पाकिस्तान के जो लोग थे अलग नहीं हुआ था, उन्होंने बीच में उपद्रव कर रहे थे। इधर मुख्य समिति, उनके एक सदस्य बीमार पड़ चुके थे, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। गए, ये सारे लोग गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, बीएल मित्र कि नहीं चाहते थे पाकिस्तान अलग हो। कहा गया अम्बेडकर जी देखिए रहना, संविधान को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना, कुछ इस तरीके से लिखना। हमारा देश है, उसके लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं, तो किसी का शोषण ना होने पाए। बहुत भरोसा है बाबा जी आप पे। बाबा ने कहा नहीं मित्र जी, आप परेशान नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, हम सही संविधान बनाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास। लेकिन तब तक डीपी खेतान अंतिम सांसें कर रहे थे। गए, कहा बाबा साहब नहीं लगता हम आगे चलेंगे, कितना गलत हो रहा है। एक तरीके से गम सी बैठ गई थी। नहीं सोचा था पाकिस्तान अलग होगा, नहीं सोचा था अंग्रेज ऐसा करेंगे। आज पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे धरती माँ के 2 टुकड़े हो गए।
हमारा देश टूट गया, ये सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कोई नहीं, खुदा को जो मंजूर था वही हुआ, और जो हमारे पास है वही हमें हंसी खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। बीएल मित्तर डीपी खेतान ने कहा कि नहीं लगता बाबा साहब कि आगे का हम आपका सहयोग करना चाहेंगे, माफ करना मुझे, और प्राणों को त्याग दिए। आत्मवंशी अंतिम विदाई दी, लेकिन संविधान तो बनाना ही था, क्योंकि इस चीज के लिए लाखों कुर्बानियां दे चुके थे हम लोग, लाखों माओ की गोद खाली हो चुकी थी, हजारों माथे के सिंदूर मिट चुके थे, तो भला कैसे छोड़ देते। जैसे तैसे आज़ादी मिली थी, जैसे तैसे नंबर आया था संविधान बनाने का, लेकिन समस्याएं कम नहीं हो रही थी। कभी पाकिस्तान अपना रूप दिखा रहा था, बीमार पड़ गए थे, मृत्यु हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन संविधान बन रहा था आराम आराम से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत मेहनत की उन्होंने, यहाँ तक कि कई बार उनकी हालत खराब हुई संविधान बनाते समय, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बीमार होने के बावजूद भी लगातार संविधान बनाते रहे। शरीर स्वस्थ नहीं था, लेकिन काम करते रहे। अब आगे की बात कि बीएल मित्तर जब बीमार पड़ गए, आना बंद हो गए, आए नहीं थे फिर, और इनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जगह पर डीपी खेतान की जगह पर टीटी कृष्णामाचारी को लाया गया था। टीटी कृष्णामाचारी, और बीएल मित्तर की जगह पर लगाया गया था एन माधव राव। याद रखना दोस्तों, बीएल मित्तर 29 अगस्त को तो चुन लिए गए थे, लेकिन हालत खराब हुई थी बेचारों की, फिर हट गए थे। उनकी जगह पे एन माधव राव को लाया गया, और डीपी खेतान जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई, उनकी जगह पे टीटी कृष्णामाचारी को लाया गया था। तो प्रश्न अगर पूछता है कि मूल प्रारूप समिति थी वो कैसी थी, तो इस तरीके की थी, क्योंकि प्रारूप समिति का जब गठन हुआ था तब वो इस तरीके की थी। और आगे ये दोनों लोग चले गए, फिर आगे एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी आ गए थे। अब हम मंडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमें पीसीएस मेंस देना है तो इस लेवल का है, मेंस लेवल का है आपका, लेकिन याद रखने वाली बात होगी, तो याद आप कैसे रखोगे। मतलब प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था या नहीं था। अब यहाँ पे लिखे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सॉरी महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी तो नहीं थी, तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो ऐसे याद रख लेंगे। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो हमें याद बने ही रहेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सदस्य कितने थे, उसमें 7 सदस्य थे। गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अब दूसरे आप ऐसे याद रख लेना, ये मुसलमान थे, मोहम्मदन भाई थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, 2 हो गए, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दूसरी सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। और तुम देखो पांचों के पांचों नाम, 1 2 3, और ये तो बीमारी पड़ गए थे, और 4 और 5 सब में कहीं ना कहीं भगवान का नाम है इसमें है। कहां पे है, आंशिक रूप में। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अय्यर, भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण को गोपाला, और तीसरा के एम मुंशी, तो के एम मुंशी कन्हैया लाल, कन्हैया किसे कैसे थे, भगवान श्री कृष्ण को। और चौथा नाम एन माधव राव, राधा माधव किसे कहते थे, भगवान श्री कृष्ण को। और टीटी कृष्णामाचारी, तो देखो इन सब में कहीं ना कहीं भगवान का नाम है। तो 5 मतलब टिक करना है, तो जहां देख लेना कहाँ पे भगवान का नाम दिखाई दे रहा, तो वो हो जाएंगे। और छठवें कौन से हैं, एक तो पहले ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, 2 ये अलग से हो गए, और 5 भगवान श्री कृष्ण के नाम से। गठन कब हुआ था इनका, 29 अगस्त 1947 को। समझ आ गई होगी मेरी बात। अब इसकी शॉर्ट अगर लेना चाहो तो ले सकती हो, 60 हो जाते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे इसके बाद क्या हुआ,
ज्यादा समय नहीं लगा था, 6 महीना के अंदर, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना के अंदर इस समिति ने, इस संविधान सभा ने संविधान बना के तैयार कर दिया था, 6 महीना के अंदर। उसके बाद फिर देश के लोगों को समय दिया गया पढ़ने के लिए, सॉरी, देश के लोगों को सुनाया गया कि क्या क्या चीजें हैं। पहले संविधान सभा ने इस पर डिस्कस किया, फिर देश के लोगों में टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से डिस्कस किया गया। फिर देश की जनता थी, उन्होंने बताया कि इसमें ये कमी, उनमें सुधार किया गया। उसके बाद फिर संविधान का वाचन किया गया, फिर उसके बाद आगे संविधान को लागू कर दिया गया। लेकिन मैंने शुरुआत करी थी, कहां से शुरुआत करी थी पता होगा आपको कि सबसे पहले, दूसरी चीज, आपके हम लोगों के माइंड में ये रहता है कि संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। आपको समझ आ रहा होगा संविधान बना कौन रहा है, कौन बना रहा है संविधान? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बना रहे हैं। अगर कहो आप हाँ, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया था। किसने बनाया था? संविधान सभा ने। वही तो बना रही है संविधान सभा। संविधान सभा संविधान बनाने का काम कर रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको संविधान सभा ही पढ़ाई कि संविधान सभा ने संविधान बनाया। संविधान सभा बनाने के लिए मांग सबसे पहले किसने की, विचार सबसे पहले किसने दिया, उसके बाद कौन सा मिशन आया, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन आया, कब आया, कितने सदस्य थे उसमें, उसके बाद पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, ये जो मैंने तुम्हें बताया था। 9 दिसंबर नहीं लिखा इसमें, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें 2 काम याद रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष बने और एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। संविधान सभा के संविधान सलाहकार भी इसी दिन नियुक्त किए गए। ठीक, उसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा और उसे स्वीकार कर लिया गया। कब? उसे स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। और यही आगे जाकर क्या बना था? प्रस्तावना बना था, यही उद्देश्य प्रस्ताव। और 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज होता है हमारा, उसे अंगीकृत किया गया था। और सॉरी, अंगीकृत तो पहले ही हो गया था, संविधान सभा ने उसे अपना लिया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। तो नई डेट याद रख पाओगे, पहली 9, दूसरी 11, तीसरी 13। तीनों को क्या क्या हुआ था वो बता दिया मैंने। पिंगली वेंकैया कौन थी? पिंगली वेंकैया वो थी जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था, डिजाइन किया था। उसके बाद अगली डेट कौन सी? 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ था 300। अब सीटें इसमें कितनी रह गई थी? 299। बाकी कहाँ चली गई? नहीं भाई, पाकिस्तान अलग हुआ है, जनसंख्या उस देश में गई है तो सीटें भी तो कम होंगी, नहीं होंगी। तो ये हो गया। 14 अगस्त को भारत देश आजाद हुआ था। उसके बाद 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वो कौन से 2 सदस्य थे जो चले गए थे, उनकी जगह पे दूसरे आए थे? तो एन माधवराव बाद में आए थे। किन की जगह पे आए थे? बीएल मित्तर की जगह पे आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि ये बीमार पड़ गए थे। दूसरी बात, अगले कौन आए थे? टीटी कृष्णाचार्य आए थे। ये क्यों आए थे? क्योंकि डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। याद कैसे रखोगे? मैंने कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम भाई थे। बाकी का ये है। तो आगे कैसे संविधान बना, संविधान सभा कैसे बनी, लागू कैसे हुआ, वो आगे की बात हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।